चाहे आप एडगर एलन पो से उनकी लघु कथाओं या कविताओं के माध्यम से परिचित हुए हों, उनके नाम का उल्लेख ही एक रहस्यमयी भावना को जागृत करने के लिए पर्याप्त है। इस प्रारंभिक अमेरिकी लेखक को जासूसी कहानी के आविष्कारक, विज्ञान कथा के अग्रणी और निश्चित रूप से गहरे साहित्य में क्रांति लाने का श्रेय दिया गया है। उन्हें इतना सम्मानित किया जाता है कि वे 3 संग्रहालयों का विषय हैं। रिचमंड, वर्जीनिया में पो संग्रहालय, बाल्टीमोर में एडगर एलन पो हाउस एंड म्यूजियम और फिलाडेल्फिया में एडगर एलन पो राष्ट्रीय ऐतिहासिक स्थल। लेखक के कई प्रशंसक उनके कब्र को भी देखना पसंद करते हैं, जो बाल्टीमोर के वेस्टमिंस्टर हॉल और बरिंग ग्राउंड में स्थित है। अपने लंबे समय तक चलने वाले साहित्यिक लोकप्रियता के साथ वो अपनी साहित्यिक आलोचना के लिए भी उतने ही प्रसिद्ध थे, और अगर अब उनके लेखक बनने का करियर अपरिहार्य लगता है तो शुरुआत में किसी ने भी इसका अनुमान नहीं लगाया होगा। 1809 में बोस्टन में घूमने वाले अभिनेताओं के घर जन्मे वो 3 साल की उम्र में अनाथ हो गए थे। स्कॉटिश प्रवासी और तंबाकू व्यापारी जॉन एलन और उनकी पत्नी फ्रांसिस ने पो को रिचमंड लाकर अपने पालक बच्चे के रूप में पाला। उनके नए पिता को उम्मीद थी कि पो एक व्यापारी बनेंगे जैसे वे थे, लेकिन लड़के की अन्य आकांक्षाएं थी। 1826 में पो वर्जीनिया विश्वविद्यालय में अध्ययन करने के लिए घर से चले गए। एलन ने उन्हें बहुत कम भत्ता दिया। अपनी आय बढ़ाने के प्रयास में पो ने जुआ खेलना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें समृद्धि के बजाय कर्ज का सामना करना पड़ा। एलन ने उनके नुकसान को कवर करने से इनकार कर दिया और पो विश्वविद्यालय से बाहर हो गए। अपने पिता के साथ संबंध खराब होने पर पो ने आर्मी में भर्ती हो गए। बाद में संयुक्त राज्य सैन्य अकादमी में प्रवेश किया। तब तक उन्होंने यह तय कर लिया था कि वह लेखक बनेंगे और अपनी पहली पुस्तक टैमरलैंड एंड अदर पोएम्स प्रकाशित की, जो मुख्य रूप से लॉर्ड बायरन से प्रेरित थी। वेस्ट पॉइंट में उनका समय तब समाप्त हो गया जब उन्हें निष्कासित कर दिया, शायद शराब पीने, लड़ने या नग्नता के लिए नहीं, जैसा कि अफवाहें थी, बल्कि कक्षा और चैपल छोड़ने जैसे अपराधों के लिए। शायद उनका सैन्य करियर समाप्त होना सबसे अच्छा था। पो को हमेशा पता था कि वह एक लेखक बनने के लिए बने हैं, और वह सही थे। थे। वेस्ट पॉइंट के बाद पो बाल्टीमोर लौट आए। एलन की वसीयत से बाहर हो गए जब वह मर गए और अपनी लघु कहानियां प्रकाशित करना शुरू कर दिया। रिचमंड में पत्रिका साउथर्न लिटरेरी मैसेंजर के साथ एक संपादकीय पद प्राप्त करने के बाद पो ने अपनी कौशल सूची में साहित्यिक आलोचना को जोड़ा। उनकी समीक्षाएं उनकी आलोचनात्मक और सटीक प्रकृति के लिए जानी जाती थी, जिससे उन्हें टोमाहॉक मैन का उपनाम मिला। लेकिन अगर आलोचकों पर कभी कभी अहंकार के दृष्टिकोण से कार्य करने का आरोप लगाया जाता है बिना खुद काम किए, तो पो अलग थे, कहते हैं जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी के एसोसिएट प्रोफेसर पॉल वॉट। वह अलग थे क्योंकि वह खुद एक लेखक थे। वास्तव में पो को ऐसा लगा कि यह उनका कर्तव्य था कि वे अमेरिकी लेखकों को उच्च मानकों तक पहुंचाएं। एडगर एलन पो नेशनल हिस्टोरिक साइट के अनुसार वह पेशेवर लेखक होने का क्या मतलब है, इसके अग्रणी किनारे पर थे। वॉस कहते हैं वह एक कारीगर थे। उन्होंने समय दिया। जब पो लिख रहे थे तब अमेरिकी साहित्य अभी भी अपनी शैशवावस्था में था। पो के समकालीनों में हरमन मेलविल और नथानियल हॉथॉर्न शामिल थे, जबकि मार्क ट्वेन पो की मृत्यु के समय केवल एक किशोर थे।
एक लेखक और पत्रिका संपादक के रूप में पो ने पेशे को सुधारने के लिए अभियान चलाया, बेहतर वेतन और कॉपीराइट कानूनों के लिए धक्का दिया। 27 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी पहली चचेरी बहन 13 वर्षीय वर्जीनिया क्लेम से विवाह किया। उन्होंने लिखना जारी रखा, न्यूयॉर्क शहर और फिलाडेल्फिया में चले गए और आर्थिक संघर्ष किया। उनकी स्थिति 1845 में बेहतर हुई जब उनकी कविता द रेवेन ने उन्हें एक घरेलू नाम बना दिया। लेकिन 2 साल बाद 1847 में वर्जीनिया की तपेदिक से मृत्यु हो गई और पो जल्द ही उनके पीछे पीछे चले गए। यदि द रेवेन पो का सबसे प्रसिद्ध कार्य है और वह हो जिसने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई, तो उनकी लघु कहानी द कास्क ऑफ अमोंटिलाडो कई प्रशंसकों की पसंदीदा। यह वॉस की पसंदीदा भी है। नित्कनोबो वह कहते हैं कि यह विडंबना की साहित्यिक तकनीक को सिखाने के लिए एक आदर्श कहानी प्रदान करती है, और यह वही है जो वह पिछले बार वेस्टमिंस्टर में पो की कब्र पर बाद में मिलने गए थे। द कास्क ऑफ अमोंटिलाडो प्रतिशोध की एक कहानी है जो एक अनिर्दिष्ट 1000 चोटों के लिए सबसे भयानक तरीके से पूरा होती है। विडंबना प्रतिपक्षी के नाम से शुरू होती है, फॉर्चुनेटो, जिसे पाठक अत्यधिक दुर्भाग्यपूर्ण पाते हैं। पो के कई कार्यों की तरह यह एक कहानी है जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ ज्ञात गॉथिक हॉरर लेखकों में से एक के रूप में स्थापित करती है। इसी तरह के भयावह कथाओं में द टेलटेल हार्ट एक और कहानी जिसमें एक हत्यारा कथाकार है, द मास्क ऑफ द रेड डेथ, एक प्लेग और एक राजकुमार के बारे में है जो इसे अनदेखा करता है और अपने विनाश की ओर अग्रसर होता है। और द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ अशर एक क्लासिक गॉथिक कहानी है जो एक भूतिया घर में एक बुरे तूफान के दौरान सेट की गई है। द रेवेन के अलावा पो ने कई कविताएं भी लिखी, जैसे द बेल्स, जिसमें शब्द टिनटिनाबुलेशन अनुकरणीय ध्वन्यात्मकता प्रदान करता है। द बेल्स मरणोपरांत प्रकाशित हुई थी, और एनेबली भी, जो एक सुंदर महिला के प्रति कथाकार के प्रेम और हानि का भावनात्मक वर्णन है। एक वेलर पर सेट पो का एकमात्र पूर्ण उपन्यास द नैरेटिव ऑफ आर्थर गॉर्डन टीम ऑफ नैनटके एक विद्रोह और क्रूर वध को दर्शाता है, क्योंकि जहाज दक्षिणी समुद्रों की ओर जाता है। उनके धारावाहिक उपन्यास द जर्नल ऑफ जूलियस रोडमैन की 6 किस्तें बर्टन के जेंटलमैन मैगजीन में प्रकाशित हुई, जबकि पो संपादक थे, लेकिन प्रकाशन छोड़ने के बाद उन्होंने इसे लिखना बंद कर दिया। रहस्य प्रेमी पो के लिए शेवलियर सी ऑगस्टे ड्यूपिन के लिए उत्साहित होंगे, जिन्होंने सर आर्थर कॉनन डॉयल के शर्लक होम्स से आधी सदी पहले ही उनकी कहानी को जन्म दिया। पो की महानतम कृतियों में डुबकी लगाने के लिए तैयार है। उनके कार्य ऑनलाइन सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं। किसी लेखक को जानने का यह सबसे अच्छा तरीका है, वॉस कहते हैं। विभिन्न संग्रहालय वेबसाइटों पर भी जानकारी उपलब्ध है। वर्जीनिया की मृत्यु के बाद पो के शराब के सेवन में वृद्धि की खबरें हैं, लेकिन 1849 की गर्मियों तक उन्होंने अपनी पूर्व मंगेतर सारा एल्मिरा रोस्टर से पुनर्विवाह कर लिया। लेकिन दोनों का विवाह होना नियति नहीं था। यात्रा के दौरान बाल्टीमोर में रुकते समय पो 5 दिनों के लिए गायब हो गए। उन्हें एक पब के पास देखा गया था, संभवतः नशे में, अजीब कपड़े पहने हुए जो उनके नहीं थे। होश में आते जाते हुए कुछ सुबह बाद 40 वर्ष की आयु में अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं, शराब विषाक्तता से लेकर मिर्गी और तपेदिक तक। लेकिन हिस्ट्री के अनुसार
एक और सिद्धांत यह है कि पोप बाल्टीमोर के भ्रष्ट राजनेताओं का शिकार हो गए, जिन्होंने पुरुषों पर हमला किया, उन्हें ड्रग देकर और छद्मवेश में वोट देने के लिए बार बार विभिन्न मतदान स्थलों पर ले गए और फिर उन्हें मरने के लिए छोड़ दिया। मूल रूप से वेस्टमिंस्टर में एक अचिन्हित कब्र में एक निराशाजनक स्थान पर दफन किए गए पोप को बाल्टीमोर के स्कूल बच्चों के धन्यवाद के साथ स्थानांतरित किया गया, जिन्होंने 1875 के पेनिस फॉर पोप परियोजना के साथ उनके लिए एक स्मारक और कब्रिस्तान के सामने एक स्थान अर्जित किया। वह वर्जीनिया और उनकी मां मारिया पोप क्लेम के पास है, जो अमेरिकी क्रांति और 1812 के युद्ध के नायकों के बीच है, वॉस जैसे प्रशंसकों का स्वागत करते हैं। दशकों तक पोप टोस्टर हर साल पोप के जन्मदिन 19 जनवरी को उनसे मिलने आते थे। मैकाब्रे के प्रेमियों को प्रेरित करने के अलावा पोप के कार्यों का साहित्य और लोकप्रिय लेखन पर एक स्थायी प्रभाव पड़ा है। द गार्जियन आर्थर कॉनन डॉयल, पीटर स्ट्रॉप, जूल्स वर्न और जॉर्ज लुइस बोर्गेस को 19वीं सदी के लेखक से प्रभावित लोगों में सूचीबद्ध करता है और बताता है कि वह एक महान एंग्लो अमेरिकन साहित्यिक संवाद की शुरुआत का संकेत देते हैं। सेलुलॉइड सस्पेंस के मास्टर स्वयं अल्फ्रेड हिचकॉक ने कहा है, यह इसलिए है क्योंकि मुझे एडगर एलन पो की कहानियां इतनी पसंद आई कि मैंने सस्पेंस फिल्में बनानी शुरू की। लेकिन वॉस के अनुसार वह केवल एक लेखक नहीं थे। पो का मानना था कि कोई भी मानव पहेली जिसे मानव मस्तिष्क बना सकता है, वह मानव मस्तिष्क फिर से हल कर सकता है। उन्होंने द पर्लाइन लेटर में बुद्धि और तर्क के संचालन को देखकर उस सिद्धांत का परीक्षण करने का प्रयास किया। उनका दृष्टिकोण तार्किक था, यहाँ तक कि प्रतिशोध जैसी कामुक और भौतिक चीज के लिए भी वह एक मूल विचारक थे। वॉस कहते हैं, शायद हम अभी तक उनके साथ नहीं पकड़े हैं। उनकी उदास और रहस्यमयी कहानियां अब भी आकर्षित करती रहती है।